Hello students, our chapter 7 control and coordination has been completed yesterday. So today we will start the solutions of this chapter. First of all, page number 119. We will solve the question of this page. The first question is, what is the difference between a reflex section and walking? What is the difference between a reflex section and walking? We have already discussed about the voluntary and involuntary functions of the brain. So what is reflex action? It is a rapid automatic response to a stimulus. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की. वो एक रैपिड, बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स होता है. किसके लिए? किसी भी स्टिमुलस के लिए. कोई बाहर से एक्सटर्नल कोई एक्शन हमारी बॉडी में किया जा रहा है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर एकदम से हमारी बॉडी को स्ट्राइक कर रहा है, तो वो क्या करता है? एक स्टिमुलस जनरेट करता है. इसे ही हम स्टिमुलस कहते हैं. और इसकी बदले में तुरंत एक्शन होने की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. यानी कि ये कोई वॉलंटरी एक्शन नहीं है, जिससे कि हमारी बॉडी ने पहले से सोच रखा था कि मुझे ये एक्शन लेना है. ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है. जबकि अगर हम वॉकिंग की बात करेंगे तो वॉकिंग क्या है? एक वॉलंटरी एक्शन है. ठीक है, वॉकिंग जो है वो एक वॉलंटरी एक्शन है. रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी एक्शन नहीं है, इनवॉलंटरी है, प्लस कोई हमारी थिंकिंग से रिलेटेड नहीं है. जबकि वॉकिंग जो है ये हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है और हमारा वॉलंटरी एक्शन है. जो ब्रेन का जो थिंकिंग वाला पार्ट है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, वॉकिंग को. तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में. ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? क्या होता है दो न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स पे? साइनेप्स क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं. दो न्यूरॉन जहाँ पर जुड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या ये कह लो कि इन्फॉर्मेशन या सिग्नल जो है वो न्यूरॉन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. ब्रेन से डिफरेंट पार्ट में लाया जाता है और डिफरेंट पार्ट से ब्रेन के अंदर पहुँचाया जाता है. तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है न्यूरॉन्स का, एक न्यूरॉन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन्फॉर्मेशन को आगे पास करते जाते हैं. तो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है वो साइनेप्स कहलाता है. जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, जो क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दिखाया गया, इसमें भी साइनेप्स है. मतलब क्या हुआ? एक न्यूरॉन जहाँ पर ख़त्म हुआ वो पोर्शन कहलाता है नर्व एंडिंग. ठीक है, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग. और उसके बाद दूसरा न्यूरॉन जहाँ से इससे अटैच होता है, जुड़ता है, वो पोर्शन कहलाता है डेंड्राइट. तो एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ में अटैच होती है, ये कनेक्शन होता है. तो एक न्यूरॉन से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होके निकल रही है, ये क्या काम करती है? एक डिफरेंट टाइप के, एक पर्टिकुलर टाइप के केमिकल सब्सटेंस जो है उनको रिलीज़ करती है. ठीक है, जिनका कि नाम मैंने आपको बताया था, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं. ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सॉन में से, नर्व एंडिंग में से होकर रिलीज़ हो जाते हैं बाहर की तरफ, और वहाँ से ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ये जो केमिकल है, ये एंटर कर जाता है कहाँ पर? अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पोर्शन के अंदर. तो जो इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन के अंदर थी वो किसके अंदर होती है? उस केमिकल सब्सटेंस जैसे कि हम न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं उसमें होती है. और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब अगले न्यूरॉन में एंटर करता है तो ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अगले न्यूरॉन के अंदर पास ऑन हो जाती है. इस तरह से साइनेप्स जो है वो ये काम करता है, दो न्यूरॉन के बीच में इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? आपने तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, सबका अपना अपना रोल है. यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट है? तो आंसर इज सेरिबेलम. सेरिबेलम वो पार्ट है जो हमारी बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल हाइंड ब्रेन के अंदर होता है. सेरिबेलम बिल्कुल पीछे गर्दन के ऊपर ये पार्ट होता है, जो क्या काम कर रहा है? हमारी बैलेंसिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी की बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है. और यहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती, सीधे खड़ा भी नहीं रखता हो सकता है वो आदमी. तो ये जो चीज़ मेंटेन करने का काम कर रहा है, ये सेरिबेलम पार्ट हाइंड ब्रेन का करता है. अगला क्वेश्चन है आपका, बुक में दे रखा है कि हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन का क्या रोल है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर?
ये भी ऑलरेडी मैं आपको पूरा रिफ्लेक्स आर्क क्लियर कर चुकी हूँ बताकर कि क्या रोल है ब्रेन का। एक्चुअली ब्रेन का रोल रिफ्लेक्स सेक्शन में नहीं होता है। रोल होता है रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का। आपको इस डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है सिर्फ उसका ही रोल होता है, ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है ना। सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं ब्रेन, ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन है ये क्या है, सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं, किसी थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सडन रिस्पॉन्स मतलब अचानक से कोई स्टिमुलस जनरेट हो रहा है जिसका एक्शन बहुत ही तुरंत लेने की, क्विकली लेने की ज़रूरत होती है। तो जब क्विक उसका रिस्पॉन्ड हमें उसको करना है तो ये काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को ये पता है कि अगर थोड़ा सा भी देर होगा तो देरी हो सकती है और नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को नहीं पहुंचाती पहले कि ब्रेन कोई एक्शन ले, उससे पहले वो खुद ही एक्शन ले लेती है इस लेवल पे, और फाइनली जो एक्शन लेती है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचा देती है। तो रोल क्या है ब्रेन का, रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ इतना ही रोल है ब्रेन का कि जो काम स्पाइनल कॉर्ड ने कर दिया है, जो एक्शन वो ले चुकी है, उस एक्शन को वो कहाँ पहुंचा दे रही है, ब्रेन तक पहुंचा दे रही है कि भाई ये एक्शन लिया जा चुका है। और ये रिफ्लेक्स आप देख रहे हैं कि हाथ के अंदर यहाँ पर वही दिखा रखा है, कोई है पॉट है जिसको कि हाथ से टच करा गया, एकदम से गर्म लगा, स्किन के अंदर के न्यूरॉन जो है वो स्किन यहाँ पर रिसेप्टर का काम करेगी, न्यूरॉन अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही दूसरे न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, मोटर न्यूरॉन जिसे बोलेंगे, जो लेकर वापस आएगा हाथ को कि हाथ पीछे कर लेना। तो ये डिसीजन किसने ले लिया यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड ने, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचा दी, हमारे ब्रेन तक पहुँचा दी। तो ये रोल होता है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, है ना, विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड विच कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो क्या काम कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ना, ग्रोथ को प्रमोट करना है या रोकना है, इनहिबिट करना है, प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है, प्लांट के जो और भी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं मूवमेंट के लिए उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब प्लांट हार्मोन्स का काम होता है। और आपने पीछे कल के लेक्चर में ही प्लांट हार्मोन्स के नाम पढ़े थे 5, ऑक्सिन पढ़ा था, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन को भी इन्होंने हार्मोन के अंदर ही रखा था, हालांकि इथाइलिन एक गैस है और राइपनिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। बाकी जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 क्या काम कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का काम कर रहे हैं, है ना। जबकि एब्सिसिक एसिड किसका काम करता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम कर रहे हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन्स है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। तो ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट। बिल्कुल डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या डिफरेंस है भाई, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। कोई भी बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है उसकी लीव्स, ठीक है, उसकी मूवमेंट जो हो रही है, दूसरी तरफ किसी शूट, एक जनरल स्टेम जो है प्लांट का, उसकी मूवमेंट हो रही है। तो दोनों मूवमेंट में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है इनका। तो पहला इन्होंने बताया कि मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, इसका क्या मतलब है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिमोसा प्लांट के बारे में, ठीक है, जिसको कि हम एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। ये जो टच मी नॉट प्लांट है ये क्या काम कर रहा है, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब कोई भी स्टिमुलस हुआ, जैसे कि आप उस मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट के पास गए, आपने हल्की सी फिंगर पास भी ले गए हो, एकदम से पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी। क्यों सिकुड़ गई है वो पत्ती, इसलिए सिकुड़ गई है कि लीव के अंदर स्टोमेटा के थ्रू बहुत ही माइन्यूट सा पोर्शन वाटर का एकदम से निकल जाता है। जैसे ही निकलेगा, खाली होगा, वो श्रिंक हो जाएगा उस जगह पे। तो लेकिन क्या कोई ग्रोथ हुई है यहाँ पर, कोई ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये हम क्या बोलेंगे, इसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट हुई है मिमोसा प्लांट के अंदर, टच मी नॉट प्लांट में फिंगर लेकर गए, स्टिमुलस मिला उस लीव्स को मिमोसा प्लांट की, और वो एकदम से श्रिंक हो गया, पानी निकल गया और सिकुड़ गई। ये क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। कोई ग्रोथ नहीं है, थोड़ी देर बाद वापस खुल जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो इन्होंने पूछा है कि शूट टुवर्ड्स लाइट, यानी कि स्टेम की जो ग्रोथ लाइट की तरफ हो रही है, ये कैसी है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है।
ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। जो शूट लाइट की तरफ मूव कर रहा है, ये कैसी ग्रोथ है, ये ग्रोथ है, सॉरी ये कैसी मूवमेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है। ठीक है ना, तो वो बढ़ गया तो बढ़ गया, आपको वापस ऐसा तो है नहीं कि छोटा हो जाएगा, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है और वो फोटोट्रॉपी जिसे कि हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। जस्ट अभी बताया है आप लोगों को, ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि 3 हार्मोन्स हैं प्लांट के अंदर जो कि ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन, जो आपके सिलेबस के अंदर बता रखे हैं। 3 हार्मोन्स हैं, जिबरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जो कि ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहे हैं प्लांट के अंदर, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। जो ऑक्सिन है, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। मैंने ये क्वेश्चन मतलब कैसे ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है किसी बेल को, कोई भी प्लांट सपोर्ट के चारों तरफ टेंड्रिल होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट बेल जैसा, उसे ग्रो करने के अंदर। तो बेल क्या काम करती है, कोई सपोर्ट मिलता है उसके चारों तरफ ऐसे सपोर्ट लेती हुई ऊपर जाती है, क्लाइंब करती है, क्लाइंबिंग करती है। तो इसमें ऑक्सिन का क्या रोल है, ऑक्सिन का रोल मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि सनलाइट वाला एग्जांपल, कि सनलाइट प्लांट पे पड़ी तो अपोजिट साइड में चला गया। ऑक्सिन की एक्चुअली क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो किसी भी स्टिमुलस के, जो स्टिमुलस है उसके अपोजिट काम करना शुरू कर देता है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या स्टिमुलस से मिल रहा है, टच वाला स्टिमुलस मिल रहा है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन है हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल। टेंड्रिल को सपोर्ट जब मिलेगा तो यानी कि टेंड्रिल का वो पार्ट टच हो गया सपोर्ट के साथ, जो पार्ट टच हो जाता है तो ये क्या है कि स्टिमुलस, एक तरीके से टच वाला पार्ट क्या है, स्टिमुलस फील के लिए जनरेट कर रहा है। तो ये स्टिमुलस जहाँ पर होगा वहाँ ऑक्सिन उस जगह से निकल लेगा और पीछे की तरफ चला जाएगा, उसके बैक साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे। तो ऑक्सिन इस पार्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पार्ट में ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ कहाँ हो जाएगी, पिछले पार्ट में। तो पिछला पार्ट बढ़ जाएगा और जो पार्ट टच में है सपोर्ट के वो पार्ट ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये इसके चारों तरफ लिपटता, क्लाइंब करता हुआ जाता है कि पीछे का पार्ट तो बढ़ता चला गया, आगे का पार्ट ग्रो नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये क्लाइंबिंग होती है ऑक्सिन की प्रेजेंस में, ऑक्सिन की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए जो कि हाइड्रोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। आपने कल प्लांट के अंदर मूवमेंट पढ़ी थी जो दो टाइप की थी, बेसिकली ट्रॉपिक और नेस्टिक। उस ट्रॉपिक मूवमेंट में भी मैंने आपको 5 टाइप बताए थे, हाइड्रोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म है। ठीक है, तो इस टाइप से ये 5 टाइप मैंने आपको बताए हुए थे। अब यहाँ पर जो आपको बताना है वो सिर्फ किसके बारे में बताना है, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करके बताना है। आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, 2 बीकर जैसे रखे हुए हैं। बीकर आपने केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे, प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग बीकर के अंदर। तो ये बीकर रखा हुआ है, एक का नाम ए रख दिया, एक पर स्लिप लगा दी बी की। ठीक है, जो ए बीकर है उसके अंदर पानी डाल दिया, बी बीकर में कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है कि फिल्टर पेपर, उसमें से इजीली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो राइस कर जाएगा उसके अंदर से। तो फिल्टर पेपर को गोल गोल सा एकदम जैसे पेंसिल्स है ना, इस टाइप से बना के, और ये क्या करेंगे, जो पोजीशन आपको दिखा रखी है इस पोजीशन में बेंड करके इन दोनों बीकर के अंदर उसको सेट कर देंगे। जो फिल्टर पेपर की ट्यूब सी बनाई है इन्होंने, ठीक है। इस फिल्टर पेपर के बीच के अंदर इन्होंने 1-2-3 दाने किसके डाल दिए हैं, कोई भी सीड लेकर उसके 2-3 जो दाने हैं वो उसके अंदर डाल दिए। अब एक बीकर में पानी भरा था, दूसरे में नहीं, बीच में सीड पड़ा हुआ है, फिल्टर पेपर की जो ट्यूब बनाई है वो। अब पानी जो है जहाँ टच करेगा एक सिरे पर फिल्टर पेपर में, उसके कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरे वाली बीकर में पानी है ही नहीं तो ऊपर जाएगा क्या। अब आप ये देखोगे कि 2-3 दिन में, आप थोड़े दिन बाद जब इसको ऑब्जर्व करोगे खोल के इसका, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, कवर कर देंगे ऊपर से प्लास्टिक से या किसी भी और पॉट से कवर कर देंगे ताकि जो मॉइस्चर है अंदर मेंटेन रहे, सूखे ना पानी। ठीक है, अब क्या होगा कि 2-3 दिन बाद जब आप इसको ढक्कन को हटाओगे, प्लास्टिक के कवर को हटाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि फिल्टर पेपर की जो ट्यूब बनाई है इसके बीच में जो सीड रखा हुआ है उसकी रूट ग्रो कर गई है। उसके अंदर से छोटे छोटे उसके अंदर बारीक बारीक से पार्टिकल से निकले हुए हैं, रूट निकली हुई है। ये रूट किस तरफ ग्रो करी है, जो बीकर ए था, ये जो रूट ग्रो करी है ये किस तरफ ग्रो करी है, जो बीकर ए था उसकी तरफ ग्रो करी है, क्योंकि बीकर ए में पानी था और रूट उस तरफ ग्रो करी। इसका मतलब स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है ना, और यही कहलाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, हाइड्रो माने वाटर, और वाटर की तरफ जब
कोई भी चीज़ अपना रिस्पॉन्स दे रही है, जब ग्रोथ या मूवमेंट कहाँ हो रही है, वाटर की तरफ। तो इसमें बीज में से, सीड में से जो रूट की ग्रोथ हुई है वो किस तरफ हुई है, वाटर की तरफ हुई है। इसलिए इस पूरी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, किसका एग्जाम्पल देंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म का। तो ये एक हाइड्रोट्रोपिज्म का आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, कल के लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे।